हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज आपके लिए बहुत शानदार सेशन लेकर आया हूँ। कई स्टूडेंट का कहना था कि सर एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप हमारे लिए कोई ऐसे रणनीतिक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर आइए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो उसी के सिलसिले में मैंने आपके लिए काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार पेपर की तैयारी किस आधार पर किया जाए, कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने दो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक आपका परमानेंट सब्जेक्ट है, दूसरा है अदर सब्जेक्ट। यानी आप एक काम करो, आप पर डे के हिसाब से 2 सब्जेक्ट ऐसे लेकर चलो जो आपके परमानेंट हो। फॉर द एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूनिट 1 एमपीपीएससी का हिस्ट्री जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास है और यहाँ पर मैंने पॉलिटी को एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर लिया। तो ये मेरे परमानेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब तक ये एंड नहीं होंगे तब तक मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाऊंगा। तो ये दोनों परमानेंट सब्जेक्ट, यानी आप इसको या तो मॉर्निंग मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर इवनिंग में कर सकते हो। जिस तरीके से आप इसको करना चाहे कर सकते हो। दूसरे नंबर पर यहाँ बात करते हैं अदर सब्जेक्ट के बारे में। तो अदर में आप यहाँ पर करंट अफेयर को ले सकते हो। यानी तो ये आपके पर डे 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी अगर मैं यूनिट 1 को पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा, पॉलिटी जो हो जाएगा वो नाइट शिफ्ट में हो जाएगा। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैं किसी भी समय इसको आसानी से कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये दोनों परमानेंट सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो मैं दूसरा और सब्जेक्ट उठा लूंगा। तो इससे क्या होगा कि मन में अक्सर ये भ्रम पैदा होता रहता है कि मैंने तो यूनिट 1 पढ़ लिया है, कुछ पोर्शन बाकी रह गया होगा, यूनिट 2 पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, फिर भी मुझे याद नहीं है। तो इस आधार से आप अपने रणनीति स्ट्रेटजी को तैयार करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो पर डे अपने हिसाब से 2 सब्जेक्ट आप परमानेंट को चूज कर सकते हो और एक आप अदर सब्जेक्ट में कोई भी, फॉर द एग्जांपल यहाँ पर करंट अफेयर, है ना। तो परमानेंट सब्जेक्ट में यूनिट 1 पॉलिटी जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 1 से लेकर के 10 यूनिट, यानी पूरी की पूरी यूनिट आपको मुंह याद होनी चाहिए, आपके मन में याद होनी चाहिए आखिरकार वो यूनिट क्या थी, है ना। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से किसी भी चीज को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, जिसमें इतिहास की घटनाएं हैं, राजवंश है और स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रमुख कलाएं हैं जैसे बुंदेला विद्रोह है, कई सारे विद्रोह हैं, स्थापत्य, जनजातीय, लोक संगीत, लोक कला, है ना, लोक नृत्य, मालवा, निमाड़ आदि क्षेत्र में जो भी किए जाते हैं, धार्मिक, पर्यटन स्थल, जनजाति, व्यक्तिगत, तो ये सभी आपके यूनिट 1 में आते हैं। और आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप जानते हो कि एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, सबसे ज्यादा वो आपके एमपी जीके का होता है। लगभग यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख दो, पहला यूनिट आपका एमपी से रिलेटेड है, या आप देखो यहाँ पर चौथा जो यूनिट है वो तो जियोग्राफी का है, लेकिन जो तीसरा जो यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है और यहाँ पर 5वां जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, ये 3 यूनिट आपके एमपी के पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एमपीपीएससी में एमपी के जीके का कमांड अच्छे से स्ट्रांग कर लिया, आपका वो स्ट्रांग जोन हो गया एमपी, तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो आप मध्य प्रदेश के इतिहास के अलावा प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की विशेष घटनाएं, है ना, और 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा ये यहाँ से धार्मिक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन किस आधार पर हुआ। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आप जानते होंगे कि जब 1947 के पहले कई सारे रियासतें थी, बाद में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उन रियासतों को भारत में विलय किया जाता है। तो इससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन सा मंत्री कौन क्या कार्य करता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल में वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, है ना, प्राकृतिक खनिज, परिवहन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन इत्यादि क्वेश्चन।
फिर उसके बाद बात करते हैं भारत और विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर भारत और विश्व के भूगोल में इंपॉर्टेंट ये है कि आप भौतिक भूगोल में याद कर सकते हैं वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी एमपीपीएससी 2020 ने 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे, है ना, 2 क्वेश्चन, यानी कि सीधे सीधे 4 नंबर नेशनल पार्क से आए थे क्वेश्चन। तो ये वाला पोर्शन आपको कतई नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या से रिलेटेड 2011 की जनगणना पूछ सकता है, याद रखिएगा। और विश्व के महाद्वीप, देश, प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहाँ से पूछता है। फिर उसके बाद 5वीं यूनिट में है संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नगरीय प्रशासन। याद रखिएगा कि अनुसूची 11 और अनुसूची 12 ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। राज्य की अर्थव्यवस्था में जननांकी यानी 2011 की जनगणना, उद्योग, है ना, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जनजाति राज्य कल्याणकारी योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, साथ ही केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो भी स्कीम है, योजनाएं हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है आसानी से। फिर यहाँ बात करते हैं भारत के संवैधानिक शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। मैंने कई बच्चों को देखा है कि सिलेबस के बाहर वो जब एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें याद रखना है कि सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको बखूबी तरीके से याद किया जाए। जैसे 1919 का एक्ट और 1935 का अधिनियम आया हुआ, तो ये दोनों हमें याद करना पड़ेगा। 1919 के साथ 1935 का अधिनियम, संविधान सभा, राष्ट्रपति, संसद कार्यपालिका, है ना, और 1919 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त जो अर्थव्यवस्था है, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, है ना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नाबार्ड, है ना, ये सब तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो होता है यूनिट 7 में, क्योंकि ये पूरे की पूरी सबसे टफ यूनिट मानी जाती है एमपीपीएससी में। तो विज्ञान, अगर साइंस और इन्वायरमेंटल आपका अच्छा है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मौलिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे CSIR, DRDO है ना, इसरो, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानकारी होना आवश्यक है। पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना। तो याद रखिएगा इसमें 2 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि मानव शरीर की संरचना, और यहाँ पर कृषि उत्पाद, तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, ये दोनों अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए भी हुए हैं। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, है ना। और यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपको 2020-2021 के करंट से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंटल के कोई क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो भूल के भी उसको मत छोड़िएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एमपीपीएससी करंट की न्यूज को उठाता है और उससे आपको क्वेश्चन दे देता है। अभी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया हुआ था चौरा चोरी कांड का, तो वो पूछ सकता है ना, करंट का ही न्यूज है क्योंकि इसको 100 साल पूरा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, आ जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिता पुरस्कार, सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट 9, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना, कंप्यूटर, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे आपका जो मेन टॉपिक है, जो बोनस आपको दे सकता है, याद रखिएगा बोनस की बात कर रहा हूं, तो ये बोनस आपको दे सकता है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक योजनाएं, ये जो आयोग है। तो ये जो आपको आयोग दिए हैं, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सूचना आयोग, सतर्कता, हरित और खाद्य संस्करण आयोग, ये आपके लिए बोनस का काम कर सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सिलेबस कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहाँ पर मेरी बात को गौर कीजिएगा कि आपका जो एमपीपीएससी में जो स्कोरिंग यूनिट हो सकता है, स्कोरिंग यूनिट का कहने का मतलब है जो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दिला सकता है, तो वो आपका यूनिट 1 है ना, यूनिट 9, यूनिट 1, यूनिट 3 और यहाँ पर यूनिट 5। तो ये तो एमपी का आपको करना ही करना है, ध्यान रखिएगा।
अगर आपने एमपी स्ट्रांग कर लिया तो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स डेफिनेटली निकल जाएगा। तो एक आपका एमपी और दूसरा जो हो जाएगा आपका यूनिट 10, है ना। ये दोनों आपके लिए जो है वो बोनस का काम करेंगे, यानी पहली, दूसरी, पांचवी और 10वीं यूनिट। ये तो बात कर ली हमने इन चारों यूनिट के बारे में। यहाँ से ऑलमोस्ट मान के चलो आप 60 से 60 क्वेश्चन एवरेज यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 50 के एवरेज यहाँ से इन 4 यूनिट से 50 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और 50 में से अगर आपके 40 भी सही हो गए तो जो बचे 6 यूनिट हैं, तो 6 यूनिट से आप 30 क्वेश्चन भी करोगे तो आप डेफिनेटली 80 मार्क्स के यानी 80 मार्क्स के नज़दीक आपका स्कोर चला जाएगा, आप सेफ जोन में होंगे। 70 की आप मत सोचिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पीएससी कभी भी उसका जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास बहुत मुश्किल से रेयर केस में जाता है। तो आप सेफ जोन में, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो आप 80 मार्क्स में सेफ हो सकते हैं। तो इन 4 यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पहली, तीसरी, पांचवी और 10वीं। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है, जैसे मेरी कमांड है हिस्ट्री और जियोग्राफी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप इनमें अच्छी कमांड है तो इसमें स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप बात करते हैं वीक जोन के बारे में। मान लो आपका साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी आपका वीक है ना, तो आप ऐसे जो आपका जो स्ट्रांग जोन है वहां से आप मार्क्स खींचने की कोशिश करो, और वीक जोन को आप एग्जाम के टाइम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये हमने बात की स्टेट सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स के बारे में। अब यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो ये तो बोध गम्यता, संचार कौशल, साहित्य सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक, है ना, निर्णय लेना, समस्या समाधान, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, आधारभूत संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर के पूछे जाते हैं। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर का पूछेगा। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर का। तो यहाँ पर साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा की बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। यानी अगर आप ये चाहते हो कि स्टेट सर्विस के अलावा हम फॉरेस्ट में भी जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी अपना जोन तैयार कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, है ना। देखो, तो अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो प्रॉपर तरीके से तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल बनाया और बोला हमने कल से तो फॉलो करेंगे इसको, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप आज टाइम टेबल बना रहे हो तो इसी आधार पर आपको अपने तरीके को बखूबी निभाना पड़ेगा, उस ढांचे में ढलना पड़ेगा। तो आप अगर प्रॉपरली 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, इस समय की बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो 8 से अगर 12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, एक और चीज़, एक घंटे के अंतराल में आपको 2 से 5 मिनट का गैप लेना है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो सकता है ना। 2, 4, 5 मिनट का गैप आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या पिछले वर्ष के पेपर से प्रश्न आते हैं, है ना। तो एमपीपीएससी ने पीछे जो क्वेश्चन पूछे थे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे थे, तो वहां से वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। हूबहू क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन वहां से उसको घुमा के पूछ सकता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो मुखर्जी जी का क्वेश्चन आया था। तो इससे पहले वो रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है ना, यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि आप घटना चक्र से संबंधित, है ना, जितने भी यूपीएससी, है ना, जो भी पीएससी से क्वेश्चन आए हैं, खास तौर पर यूपीपीएससी से, तो उन सभी को आपको याद करना है, ध्यान से देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाता है और वहाँ से उसको घुमा करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। आप कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, है ना, तो कैसे पढ़ें, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, कम से कम 8 से 12 घंटे पढ़ना है और टाइम मैनेज करना है ना। डेली रूटीन खाने पर ध्यान देना है, क्योंकि खाना
जब आप जानते हो कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होगी तभी वो चल पाएगी। तो खाने पर हमें कंट्रोल करना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है ना? पर्याप्त मात्रा में खाएँगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मौज करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? और रही बात थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लेना, इसके अतिरिक्त आप अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है खेलने में तो आप खेल सकते हो, क्योंकि खेलने से या फिर वो चीज़ जो हमें करने से आनंद की अनुभूति होती है, तो अगर हम थोड़े समय के लिए वो चीज़ कर लेते हैं, तो आगे हमको पढ़ाई में वो चीज़ फ़ायदा पहुँचाती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जॉब करते समय बताइए कि आखिरकार तैयारी कैसे करें? तो कई सारे ऐसे जो होते हैं, जो स्टूडेंट जॉब की तैयारी करते हैं, इसके अतिरिक्त पढ़ते भी हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आपका टाइमिंग 8 से 5 बजे है ना? तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके मैंने बताया कि आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हो, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है? तो अगर आपको जॉब के टाइम में थोड़ा भी टाइम मिलता है, तो उसमें आप करंट अफेयर को एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। यानी जॉब के टाइम में भी थोड़ा बहुत करंट को रिवाइज़ कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जब आप जॉब के अलावा यानी छुट्टी हो जाती है 5 या 6 बजे, तो आपको रात का टाइम डिसाइड करना है कि आखिरकार रात को हम कितने बजे से तैयारी करें। तो ये रात का आपका 9 से लेकर के 12 का टाइम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, और ये टाइम आप जो जॉब करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आप अपनी तैयारी को तैयार अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो, है ना? तो 9 से 12 का टाइम रात का, इसके अतिरिक्त जब सुबह आप उठोगे, तो सुबह मॉर्निंग में 5 से लेकर के 8 बजे तक आप अपनी तैयारी कर सकते हो, इसके बाद आप जॉब जा सकते हो। तो ये क्या होगा कि आपकी तैयारी भी नहीं रुकेगी, साथ में आप जॉब करते भी रहोगे, है ना? तो उसी आधार पर करना है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि 2 सब्जेक्ट परमानेंट और 1 सब्जेक्ट आपको टेम्परेरी। तो आप अगर जॉब के टाइम में हो, अपने विभाग या अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ आपको थोड़ा भी समय मिलता है, तो आप करंट के न्यूज़ को एक बार देखते रहिए, क्योंकि करंट आप कहीं भी पढ़ सकते हो, मोबाइल निकाल के कहीं भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात परमानेंट सब्जेक्ट की, है ना? जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी, जीके, यूनिट 10, यूनिट 9, है ना? कंप्यूटर साइंस इत्यादि है, तो उनको आप रात में बखूबी तैयार कर सकते हो 9 से 12 के बीच। ये आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आप जॉब जा सकते हो 8 से लेकर के 5 बजे, जो भी टाइम होगा आपका। अब अगला है कि हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपनी तैयारी किस आधार पर करें। देखो, सबसे बड़ी समस्या आती है हाउसवाइफ को, क्योंकि उनको सारे कार्य भी करने पड़ते हैं, घर के काम, है ना? फिर पति की अलग तैयारी करना, है ना? उनको जॉब के लिए भेजना, टिफिन तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, तो कई सारे तैयारी करनी पड़ती हैं, कई सारे काम रहते हैं। तो ऐसे में वो पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उनके में मानी इच्छा होती है कि वो आगे तैयारी कर सकें, लेकिन कार्यों का जो बोझ होता है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मान लो कि जो भी हाउसवाइफ है, अगर वो पढ़ने में इच्छुक है और एमपीपीएससी टारगेट बनाना चाहती हैं कि एमपीपीएससी क्वालीफाई करना है, तो मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि आप अपने लिए 3 घंटा ऐसे निकालें जो आपके काम में बाधा ना पैदा कर सके, यानी आपके पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान पैदा ना हो, है ना? मान लो अगर आप बच्चों को तैयार करते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए, है ना? तो वो स्कूल चले जाते हैं 7 से लेकर के 12 या मान लो 2 बजे तक, ठीक है? और हस्बैंड का जो टाइम है वो 8 से लेकर के 5 बजे तक, है ना? दोपहर का खाना बना लोगे आप, तो उसके बाद आप दोपहर का समय जो मान लो कोई सोते हैं, तो आप सोने की बजाय आप उसको, है ना, पढ़ाई में लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कई सारे लेडीज़ को मैंने देखा है कि तैयारी करने के बावजूद भी वो घरों का काम करती हैं, और काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो ये एक मोटिवेशनल है, एक प्रेरणा है कि हाउसवाइफ होते भी एग्ज़ाम निकालना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? तो आप दोपहर में पढ़ाई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर रात की बात कर लेते हूँ। जनरली सभी घरों में 8 से 9 बजे के बीच खाना बन जाता है। खाना डिनर करने के बाद आप 10 बजे से लेकर के 12 या 1 बजे तक आप अपनी पढ़ाई को आसानी तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना? तो ये आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। कौन-कौन सा? एक तो दोपहर में कब? आपका 12 बजे के बाद, यानी 2 से 3 बजे तक आप पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त रात का जो भी टाइम होगा, यानी 10 बजे के बाद आपको जो भी टाइम बचता है, तो उसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, है ना? अब बात करते हैं कि बुक कौन-कौन सी पढ़ें। देखो,
मेरे मुताबिक अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में आपको स्पेक्ट्रम की बुक ले लेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने रखा हुआ है। मैं वर्णमाल की बुक रखा हुआ, आप उसको रख सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी इजी लैंग्वेज है और पढ़ने में काफ़ी मदद करता है। अब जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भी मैं वही सब्जेक्ट वही रखा हूँ। जैसे भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल में मैंने वर्णमाल की बुक रखा है ना, लूसेंट की बुक रखा है। तो लूसेंट फैक्ट के लिए है, लेकिन आप वर्णमाल को आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये इतिहास की हो गई, ये भूगोल की हो गई। इसके अलावा आप अगर मध्य प्रदेश जीके पढ़ना चाहते हो, है ना, तो मध्य प्रदेश जीके में मैं 3 बुक रखा हुआ, है ना। एक आपका सिद्दीकी जी का बुक है, दूसरा है वर्णमाल और तीसरे नंबर पर है आपका पुणे का। तो ये 3 बुक आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिद्दीकी जी की बुक, वर्णमाल और पुणे का। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 बुक खास है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं यूनिट 10, है ना, और यूनिट 9 की और यूनिट 7 की। देखो, पहले तो हम बात करते हैं यूनिट 10 और यूनिट 9 की। तो देखो, आप यूनिट 10 और यूनिट 9 के लिए निर्माण की बुक ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। निर्माण की बुक अच्छी बुक है। ये आपकी यूनिट 10 और यूनिट 9 दोनों के लिए अच्छा स्कोरिंग कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं यूनिट 7 के लिए, तो यूनिट 7 के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है परीक्षा धाम, है ना। परीक्षा धाम अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा भी है, काफ़ी है ना। तो आप यूनिट 7 के लिए परीक्षा धाम ले सकते हो। तो देखो, इतिहास के लिए मैंने बताया, आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, और इसके अलावा मैंने यूट्यूब में पढ़ाया है, आप उसको आसानी से देख सकते हो। भूगोल की क्लास मैंने पढ़ा रखी है, आप देख सकते हो, है ना। भूगोल में आप वर्णमाल को सफिशिएंट कर सकते हो, क्योंकि वर्णमाल काफ़ी अच्छी बुक है ना। इसके अलावा यूनिट 10 और 9 का तो मैंने बता दिया, निर्माण की बहुत अच्छी बुक है ना। यूनिट 7 के लिए परीक्षा धाम, और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के मेरे पास 2 बुक है, एक है सिद्दीकी जी की और एक है वर्णमाल की। दोनों से मैंने पढ़ा है, बहुत शानदार बुक है। और अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहती हो तो महावीर की बुक बहुत शानदार है ना। तो मेरे पास महावीर की भी बुक है एमपी के लिए, है ना, मध्य प्रदेश जीके के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की 3 बुक की चर्चा कर ली, सिद्दीकी, पुणेकर, वर्णमाल और महावीर। तो ये तीनों जो है थ्योरी के लिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कम समय है तो कम समय में आप महावीर की बुक लीजिए। इसमें कम से कम 1500 से अधिक एमसीक्यू हैं, तो आप उसको पढ़ने में आसानी होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि करंट अफेयर के बारे में। सर आप ये बताओ कि करंट अफेयर के लिए हम कौन सी बुक लें। तो करंट अफेयर के लिए आप बता दूं कि अभी जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर है ना, तो आप दिनेश सर पढ़ाते हैं, सर्च कर लीजिएगा, वहां पर दीप्ति सिंह एकेडमी करके, है ना, आईएएस एकेडमी है ना। तो वो वहां पर एक रंकित सर है, वो पढ़ाते हैं, बहुत शानदार एमपीजी के करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आप वहां से देख सकते हो, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूं कि जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर है उसको कैसे तैयार करें, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोई एक अच्छी बुक ले ले, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। हाँ, खास तौर पर स्पीडी, है ना, मेरे पास स्पीडी की बुक रखी हुई है और पिछले साल उसी से क्वेश्चन आए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो ये इंटरनेशनल और नेशनल के लिए हो जाएगा स्पीडी, बहुत अच्छी बुक है, याद रखिएगा, पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है उसमें। अब अगली बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना कितना ज़्यादा फायदेमंद है। देखो, चाहे हम बात करें यूट्यूब की या फिर अनअकैडमी की बात करते हैं, है ना, या बायजूस की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब जो है, अनअकैडमी और बायजूस, ये अलग अलग कैटेगरी के आधार पर आपको सारी चीज़ें मुहैया कराती हैं, आसानी से तैयारी करवाती हैं। मैं खुद, मेरा चैनल है जिसका नाम है जीके बाय विकेश, है ना, आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा रखा है ना, एमसीक्यू और थ्योरी, है ना। थ्योरी एमसीक्यू की बात करें तो पूरा एमसीक्यू पढ़ाया है, जियोग्राफी पढ़ाया हुआ है और एमपीजीके पढ़ाया हुआ है। अभी वर्तमान में मेरी 2 क्लास चल रही है, एक चल रही है शाम को 7 बजे, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट 9 यानी कि रोबोटिक्स, और जो अभी चल रहा है। इसके अलावा 11 AM में एक क्लास होती है जो मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यूनिट 1 यानी एमपीजीके, है ना, यूनिट 1 एमपीजीके में एमपी का इतिहास पढ़ा रहा हूँ।
है ना? तो यूट्यूब और अनअकैडमी और बायजूस ये अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ना, है ना, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन याद रखिएगा कि इतना भी नहीं कि दिन भर मोबाइल में लगे रहे, आंखों को तकलीफ दे। आप अपने आधार पर तैयारी करें, यूट्यूब अनअकैडमी और बायजूस का लिमिट तरीके से यूज़ करें। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि सबका प्यारा सबका साथी बुक हमारा होता है ना? तो बुक से आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा सफिशिएंट होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर गाइड करने की सबसे बड़ी समस्या है, तो गाइड करने के लिए आप यूट्यूब जॉइन कर सकते हो। जैसे मैं जीके बाय विकेश मेरा चैनल है, या फिर अदर सर की आप चैनल देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको मोटिवेशनल और किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएँगे। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी आसानी से पढ़ने में। अब अगला है कि रणनीति तैयार कैसे तराशी। तो रणनीति आपको अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी लाइफ में, है ना? विश्वास के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कर्म, है ना? तो देखो, अगर और तीसरा जो चीज़ है वो है धर्म, है ना? तो ये तीनों अगर आपके पास है तो आप आसानी से किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हो। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने अगर एग्ज़ाम में अच्छा किया है तो दृढ़ संकल्प के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। कर्म करते रहना चाहिए कि कर्म करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और धर्म, याद रखिएगा हमें धर्म भी करना है ना? और ये सत्य बात है कि आपका 80% जो होता है वो आपके कर्म के ऊपर डिसाइड होता है ना? और इसके अलावा जो बचे-कुचे 80 से 85% या 90% आपका कर्म होता है, और 10% जो होता है वो आपकी किस्मत पर निर्भर करती है। तो आपको कर्म करना है, याद रखिएगा, और कर्म के साथ धर्म भी करना है ना? क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये रणनीति मैंने बताई कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, सारी चीज़ें आसानी से तैयारी करनी चाहिए, है ना? तो ये आपको कैसा लगा सेशन प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।